हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग कॉर्पोरेट में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कितने तरह के कंपनी होते हैं और उसके बेस के आधार पर उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, और साथ में कौन से सेक्शन में ये होता है ये देखना पड़ेगा। एक चीज़ हम आप लोगों को एक नॉर्मल बता दें, किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 में नॉर्मली क्या होता है? डेफिनेशन होता है। क्या होता है? डेफिनेशन होता है। और डेफिनेशन जो है अल्फाबेटिकली होता है। ए लेटर का डेफिनेशन पहले आएगा, है ना? 2 1 2 2, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा कि आपका इसी कारण से क्या होता है कि जो भी डेफिनेशंस होते हैं कंपनी के, कुछ इस सेक्शन में, कुछ 20 सेक्शन में मिलेगा, कुछ 98 में मिलेगा, क्योंकि लेटर उसके नाम के लेटर के अनुसार वो तय होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज ये जानेंगे कि सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट क्या कहता है ना? इंडियन कंपनी एक्ट का सेक्शन 1 क्या बोलता है, पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी एक्ट का, सॉरी, कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल है ना, मतलब उस एक्ट का शॉर्ट में क्या नाम है वो बताता है। एक्सटेंट है ना, कहाँ कहाँ ये इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, उसके बाद कमेंसमेंट कब से ये शुरू हुआ और कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, ये हमारे सेक्शन 1 में बताया जाता है। तो उसी अनुसार कंपनी एक्ट 2013 के बारे में हम लोग बात करें तो उसके बारे में, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनी एक्ट 2019। ठीक है, इस एक्ट का नाम क्या है? शॉर्ट टाइटल क्या हो गया? कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अच्छा। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, है ना, पूरे भारत में लगता है, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट लगता है, मतलब पूरे होल ऑफ इंडिया में लगता है। ठीक है, अच्छा। ये एक्ट कब से आया है इंडिया में? इट्स कम सेल कम इनटू द फ्रॉम 30 अगस्त 2013। ठीक है, ये भारत में 30 अगस्त 2013 से लगा हुआ है। सबसे पहली बात है, इस एक्ट का नाम क्या है बाबू? सर नाम है कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अच्छा। कब कहाँ तक लागू होता है? ये पूरे इंडिया में। ठीक है, और कब से? 30 अगस्त 2013 से। अच्छा, इसमें उसके बाद बोलता है किन किन चीज़ों पर कहाँ कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल है, ये तो बता दिया। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी अप्लाइड टू, है ना, इस एक्ट के प्रोविजंस कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। ठीक क्लियर है? इस एक्ट के प्रोविजन कहाँ कहाँ, मतलब इस एक्ट में जो भी कानून में लिखा हुआ है वो किन किन पर लागू होगा, किन किन जगहों पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको एक नंबर आपके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ई तक तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? देखिए, कंपनी, सुनिए बच्चों, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट लॉ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन यानी जिसकी स्थापना इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद हुई है, इस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013 में, या कोई पिछला प्रीवियस कंपनी एक्ट में। सर इसके पहले भी तो कई सारे कंपनी एक्ट हुआ करते थे, नहीं होते थे? इसके पहले भी हम लोग कई सारे कंपनी एक्ट पढ़े हैं। इसके पहले था कंपनी एक्ट, आप लोग को याद दिला दें, 1956। उसके पहले था 1913। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, लगेगा? ऐसी कोई भी कंपनी पर जो कि कहाँ है, जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ, जिसकी स्थापना किस एक्ट के अनुसार हुई है? कंपनी एक्ट 2013 यानी दिस एक्ट, या किसी पिछले एक्ट के अनुसार हुआ है। ठीक है, अच्छा। अगली बात, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी ये एक्ट लगेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना, बजाज इंश्योरेंस, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके ऊपर भी ये लगेगा। ठीक है, अच्छा। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी ये एक्ट लगेगा, जो इतना भी बैंकिंग कंपनी है, स्टेट बैंक, या मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, उस बैंकिंग बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी एक एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ऊपर भी ये एक्ट क्या होगा, लागू होगा। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। और कोई भी एक्ट ऐसा जिसको गवर्नमेंट के, मतलब पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अनुसार उस कंपनी का निर्माण हुआ है, उस पर भी ये एक्ट क्या होगा, लगेगा। तो देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा? सर पहले तो ऐसा कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, क्या जो रजिस्टर है किसमें? कंपनी एक्ट 2013 या उसके पहले इंडिया में जो भी एक्ट रहा हो, एनी प्रीवियस एक्ट, जैसे 1956 1913 हम लोग पहले बता ही चुके हैं हिस्ट्री में, इस किसी में भी रजिस्टर है तो उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा।
दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये एक्ट लगेगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर लगेगा, और कोई कंपनी जिसका स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में जिस कंपनी का निर्माण हुआ है, ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ये सेक्शन से था, मैंने कॉपी किया। ये एक बड़ा अच्छा लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए लिखा गया। कंपनी एक्ट 2013 is not the supreme law in case of banking, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम आपको एक बात बता दें, इंश्योरेंस के लिए एक इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है इंडिया में 1938, बैंकिंग के लिए बना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसके लिए कौन सा बना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। देखिए मेरी बात समझिए क्या बोल रहा है, ये तीनों के लिए बी सी और डी, मतलब इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए अलग अलग एक्ट बना हुआ है, तीन, ठीक है। अब देखिए ये, अब यहाँ देखिए ये तीनों का अपना अपना अलग एक्ट है, और एक एक्ट और हो गया कंपनी एक्ट 2013। अब मान लीजिए कोई मैटर पर दोनों एक्ट में क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यानी ठीक है, क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। मान लीजिए ये एक्ट कुछ कहता है, दूसरा एक्ट कुछ और कहता है एक ही मैटर में, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप ले लें, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि ऑडिट कराना जरूरी है, ये एक्ट कहता है ऑडिट कराना नहीं जरूरी है। समझिए बात को, इनका जो अपना स्पेशल एक्ट बना हुआ है इंश्योरेंस का 1938 इंश्योरेंस एक्ट, वो कहता है कि ऑडिट अनिवार्य है, और मान लीजिए कंपनी एक्ट कहता है कि ऑडिट अनिवार्य नहीं है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोला नहीं है, तब क्या करेंगे, क्या ऑडिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है कि कंपनी एक्ट जो है इन तीन केसेस में सुप्रीम लॉ नहीं है। अगर इन दोनों में कुछ विवाद होगा तो इसके वो कंपनी एक्ट के प्रोविजन को ना मान के अपने प्रोविजन को मानेगा ये, ठीक है। इन फाइनल वर्ड बोले, किसी भी मैटर पे अगर दोनों एक्ट जो अपना सेपरेट एक्ट है इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट है कौन सा 1938, बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट है 2003, ये तीनों एक्ट कुछ और, ये इनका अपना सेपरेट एक्ट है। मान लीजिए आपका सेपरेट एक्ट कुछ और बोलता है, कंपनी एक्ट कुछ और बोलता है, तो आपको सेपरेट एक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या पढ़ा भाई, कि कंपनी एक्ट, इसका एक्ट का नाम कंपनी एक्ट 2013, कहाँ अप्लाई होता है, पूरे इंडिया में, ठीक है। और कब से, 30 अगस्त 2013 से, और किस किस पे लागू होगा, कोई भी कंपनी जो कि 2013 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोई भी प्रीवियस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और कोई भी कंपनी जिसको सरकार ने पार्लियामेंट में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लाया है, ठीक है। लेकिन इन तीनों का जो अपना अपना भी एक्ट है, अगर अपना एक्ट और कंपनी एक्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये कंपनी एक्ट को ना मान के अपने एक्ट को मानेंगे, ओके। ये साइड क्लियर हुआ, ये हुआ सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, है ना, कंपनी को क्लासिफाई करने के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी डायरेक्ट लिखने के बजाय पहले बेस ऑफ क्लासिफिकेशन देना होगा कि किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी का क्लासिफिकेशन किस आधार पर, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ये आप, ये हम जो बोल रहे हैं वो बेटर है वो लिखिए, है ना। अलग अलग किताबें में थोड़ा बेस अलग अलग मिल सकता है, बेस के आधार पर, ठीक है। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को क्लासिफाई करने के क्या आधार है, पहला इनकॉर्पोरेशन के आधार पर, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, स्थापना, है ना, कंपनी स्थापित हुई उसके आधार पर, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी के आधार पर, कंट्रोल के आधार पर, और बाकी अदर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंपनी को क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसके चार बेस हैं, कितने बेस आपको हम लोग लिखे हैं, चार, इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल और अदर, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल और अदर। पहले हम लोग इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, स्थापना, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन के आधार पर हम कंपनी को कितने भाग में बांट सकते हैं, आइए पहले उसको देखेंगे हम लोग। देखिए, तो इनकॉर्पोरेशन के आधार पर हम कंपनी को तीन तरह के पार्ट में बांट सकते हैं, कौन कौन सा, चार्टर्ड कंपनी, दूसरा स्टेचुअरी कंपनी, तीसरा रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी मतलब, चार्टर्ड कंपनी का मतलब है जिस कंपनी की स्थापना किंग, है ना, प्रिंस, राजा रजवाड़े के द्वारा किया गया, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब भारत आजाद नहीं था, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्टर्ड कंपनी, ठीक है। स्टेचुअरी कंपनी मतलब है
पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट ला के बनाया गया, और रजिस्टर्ड मतलब जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। चलिए डिटेल में इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग पहले समझना होगा कि इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कंपनी को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, चार्टेड कंपनी, स्टेचुअरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग चार्टेड कंपनी के बारे में समझते हैं। व्हाट इज चार्टेड कंपनी? Chartered company is an association with the investor or the shareholder with the that is incorporated or generated right by the royal charter। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, चार्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि एसोसिएट हुई है किसके द्वारा, इन्वेस्टर के द्वारा और शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड ग्रांटेड राइट बाय द रॉयल, इसको अधिकार किसने दिया है, रॉयल चार्टर, मतलब क्या बोलते हैं आपको, प्रिंस है ना, राजा रजवाड़े ने दिया। जैसे देखिएगा ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी है जो, उनके ऑर्डर से क्या बना था हमारा, उस समय जो महारानी थी उनके ऑर्डर से क्या बना था वहां पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जिस कंपनी की स्थापना किसके द्वारा हो, रॉयल चार्टर के द्वारा हो, या रॉयल चार्टर ना हो तो उसी के सिमिलर है ना, जो भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऑर्डर से हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल चार्टेड कंपनी। ठीक है, चार्टेड कंपनी के जो इन्वेस्टर है और शेयर होल्डर है उसको कौन स्थापित करता है, आपका रॉयल चार्टर्ड, है ना, या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जो है गवर्नमेंट द्वारा वो। ठीक है, और वो किस पर्पज से, वो काम क्या करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन मतलब तेल उल निकालना, ये सब काम होता है। ठीक है, एट प्रेजेंट में रॉयल चार्टर्ड जैसा कोई कंपनी नहीं रह गया है, ये शुरू के दौर में होते थे। हालांकि कंपनी एक्ट 2013 में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा कंपनी होता ही नहीं है, तो क्यों नए एक्ट में इसको जाना जाए। ठीक है, तो फाइनल बात क्या बोल रहे हैं कि चार्टर्ड कंपनी क्या होता है, ऐसी कंपनी जो किसके द्वारा इनकॉर्पोरेटेड किया गया है, रॉयल चार्टर्ड के द्वारा या कोई सिमिलर उसी के ओहदे बराबरी वालों के द्वारा। ठीक है, और वो कोई भी काम कर सकती है, ट्रेड और एक्सप्लोरेशन कुछ भी। और प्रेजेंटली में ऐसी कोई कंपनी होती नहीं है, और ये ऐसा कोई जिक्र 2013 एक्ट में है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अब इस तरह की कंपनी होती ही नहीं। तो हमने क्या देखा, इनकॉर्पोरेशन के आधार पर 3 तरह कंपनी, तो मैंने पहला बताया चार्टेड कंपनी। ठीक है, दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी। देखिए रजिस्टर्ड कंपनी वेरी इजी, statutory company, sorry, statutory company are the public enterprises brought into the existence of the special act of the parliament। ठीक है, ये एक पब्लिक एंटरप्राइजेज है ना, पब्लिक के लिए काम करता है, और जिसको एग्जिस्टेंस में कैसे आया है, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके लाया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात को, दिस एक्ट इज डिफाइंड पावर एंड फंक्शन, रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉय और इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, स्टेचुअरी कंपनी वह कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है ना, जिसको कैसे लाया गया एग्जिस्टेंस में, स्पेशल एक्ट, है ना, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके लाया गया। ठीक है, और उसमें उस एक्ट में ये डिफाइन किया गया है उनके पावर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, उसके रेगुलेशन के बारे में, गवर्निंग इट्स एम्प्लॉय और इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना, और इसका चलाती कौन है, गवर्नमेंट ही गवर्न करती है इसको, और उसके एम्प्लॉय और गवर्नमेंट सब मिलके चलाते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है, बिजली विभाग की जो कंपनियां हैं वो हो गया आपका, गैस जैसे होता है ना, बोलते हैं हम लोग क्या, एलपीजी का जो होता है जैसे इंडियन कंपनी, है ना, ये सब चीजें हैं जो कि पब्लिक नीड्स के लिए काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक नीड्स के लिए वो काम करते हैं, और उसको किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया है, स्पेशल एक्ट ला के बनाया गया है, और उस एक्ट में क्या लिखा है, किस तरह से वो फंक्शन करेगी, रूल क्या होंगे, रेगुलेशन क्या होंगे, पावर क्या होंगे, और गवर्नमेंट भी का भी इनके ऊपर कंट्रोल होता है, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने 2 कंपनी देख लिया, इनकॉर्पोरेशन के आधार पर 3 कंपनी होते थे, 2 हम लोगों ने अभी देख लिया, एक हो गया हमारा चार्टेड कंपनी और दूसरा स्टेचुअरी, तीसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, देखिए हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें, रजिस्टर्ड कंपनी क्या बताना है, रजिस्टर्ड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड मींस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। 2013 में रजिस्ट्रेशन के बाद के अनुसार जिस कंपनी की स्थापना हुई, या कोई दूसरा 13 से पहले जो एक्ट था 1956 टू 1913, कोई भी एक्ट के अनुसार बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी में क्या होता है कि ऐसा कोई भी कंपनी जिसको कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार या किसी दूसरे प्रीवियस एक्ट जो कंपनी थे उसके प्रोविजंस के अनुसार वहां रजिस्ट्रेशन करके ये हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि कंपनी के बारे में, कि कंपनी के
क्लासिफिकेशन का बेस 4 बोले थे, एक बोले थे इनकॉर्पोरेशन के बेस पे। तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे 3 तरह की कंपनी का जिक्र किया था मैंने। कौन कौन? इनकॉर्पोरेशन में स्थापना, ठीक है, स्थापना किस तरह से हुआ, ठीक है। एक रॉयल चार्टर्ड कंपनी, जिसमें रॉयल चार्टर के द्वारा मतलब राजा रजवाड़े के द्वारा स्थापित हुआ। स्टेचुअरी, जिसको पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट लगा के बनाया गया और वो रूल रेगुलेशन उसी एक्ट के अनुसार होता है। रजिस्टर्ड, जो कि 2013 कंपनी एक्ट या यानी प्रीवियस एक्ट के रजिस्ट्रेशन से जिनका स्थापना हुआ, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा बच्चों आप लोग का इनकॉर्पोरेशन के आधार पर ये 3 तरह की कंपनी हुई। अब दूसरा क्या है हमारा? दूसरा आधार क्या है? लाइबिलिटी के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइबिलिटी के आधार पर कितने तरह की कंपनी होगी, आइए देखते हैं हम लोग। अगर हम लाइबिलिटी के बेस पे बात करें तो लाइबिलिटी के बेस पे कंपनी 2 तरह की होती है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, है ना। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसको क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड कंपनी। और ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, उसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड कंपनी, ठीक है, क्लियर है। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, और जिसका लिमिटेड है उसको लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी के आधार पर हम लोगों ने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। चलिए ओके, पहले हम लोग अनलिमिटेड कंपनी देखते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, एज पर कंपनी एक्ट। देखिए अनलिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 में ये डिफाइंड है, ठीक है। सेक्शन 2 और सब सेक्शन 92 में इसके बारे में दिया गया। किसके बारे में? अनलिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन दिया है। देखिए क्या बोलता है वहां पर, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन इट्स लाइबिलिटी और इट्स मेंबर, ठीक है। देखिए ऐसी कोई भी कंपनी, देखिए एक कंपनी है जिनके मेंबर्स है ना, मेंबर यानी जो मालिक होते हैं उनके, जो उनके मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। अगर जरूरत पड़े कंपनी नुकसान में जाए तो हो सकता है मेंबर के घर बेच के भी देने पड़े। ऐसी लायबिलिटी वाली कंपनियों को हम लोग अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स जिनके मेंबर्स क्या है का लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होने लगेगा तो अगर पैसा कम पड़े तो मेंबर्स को अपना घर का बेच के भी पैसा देना पड़ेगा। ऐसी लाइबिलिटी कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनलिमिटेड कंपनी, जो कि कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 में, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था लाइबिलिटी के बेस पे 2 तरह का, अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। देखिए अनलिमिटेड कंपनी हमने पढ़ लिया। अब बारी है दूसरी हमारी लिमिटेड कंपनी का। हाँ, लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें बच्चों तो लिमिटेड कंपनी क्या होता है, ठीक है। तो लिमिटेड कंपनी के देखिएगा एक चीज आप गौर करिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि बहुत सारी कंपनी के नाम के लास्ट में लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड इस तरह करके ऐड होता है। तो लिमिटेड कंपनी के नाम के लास्ट में क्या होता है कि आपको लिमिटेड वर्ड ऐड करना होता है। इन अ लिमिटेड कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर और सब्सिडियरीज है ना ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नुकसान हुआ तो उनको अपना घर से देना पड़े, ऐसा नहीं है। उनका एक लिमिट है, उससे ज़्यादा उनको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है, ठीक है। फॉर व्हाट दे हैव टू इन्वेस्टेड, कितना तक लिमिटेड होता है? जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जैसे मान लीजिए आप, कोई आदमी 100 रुपया वाला एक शेयर करता है और उस कंपनी को नुकसान हुआ तो उनकी लायबिलिटी 100 रुपये तक ही है। तो मतलब जितना इन्वेस्टमेंट है उतना तक या गारंटी के अमाउंट तक वो आपका लिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है? लिमिटेड होती है कहाँ तक? जितना पैसा उन्होंने उस कंपनी में लगाया है वो अमाउंट, या जितना गारंटी दिया है। मान लीजिए कंपनी का जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ था या मेंबर्स पहले तय किए थे कि अगर कंपनी बंद होने लगेगा तो हम 5 लाख रुपए देंगे, अगर नुकसान में होगा तो हम गारंटी लेते हैं, हम कितना देंगे अपनी तरफ से? 5 लाख रुपए देंगे। तो वो गारंटी दिया था, तो गारंटी के कभी तक वो लिमिटेड है। तो कितना तक लिमिट है? जितना इन्वेस्ट किया उतना, और अगर आपने कोई गारंटी दिया है तो उतना, ठीक है। लिमिटेड कंपनी में भी लिमिटेड बाय द शेयर और द गारंटी, ठीक है। लिमिटेड कंपनी क्या चीज से लिमिटेड होता है? शेयर से और गारंटी से। द फॉर्मर में भी फर्दर
दैट डिवाइडेड इनटू द पब्लिक कंपनी। अच्छा, लिमिटेड कंपनी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, लिमिटेड को यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करें। लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब किसी भी स्थिति में वो कितना तक देने के लिए लाइबल है। अगर कंपनी मान लो लॉस में चल गया, कंपनी बंद होने लगे, तो उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक होगी, लिमिटेड होगी। कहाँ तक लिमिटेड होगी, जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो, या अगर उन्होंने कोई गारंटी दिया है पहले वो दोनों तक ही क्या होगा, लिमिटेड होगा। क्लियर है। और इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पब्लिक लिमिटेड और एक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिमिटेड कंपनी, देखिए लिमिटेड कंपनी जो है के बारे में कुछ सेक्शन 221 में कुछ और डिफाइंड है। लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन नहीं है, उसके बारे में जो मैंने अभी आपको बोला ना, गारंटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट तक का है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी मीन्स, द गारंटी मीन्स क्या है, the company having the liability for its member limited to the memorandum of such amount that member may be respectively undertaken the contribute in the assets of the company even it is the wound up। देखिए लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या है कि जो अमाउंट उन्होंने गारंटी दे रखा है, क्या दे के रखा है, उनके मेंबर्स ने जो अमाउंट गारंटी दे के रखा है, कहाँ पे, मेमोरेंडम, जो उसका मेमोरेंडम मतलब रूल रेगुलेशन जो पहले तय हुआ है, वहाँ पहले से वो बोल के रखा है उन्होंने कि हाँ अगर कंपनी बंद होगा तो इतना रुपया हम देंगे, अगर नहीं भर पाएगा तो। ठीक है, तो गारंटी दे रखा है, उतना ही तक वो देने के लिए वो क्या है, लाइबल है। जबकि कंपनी वाउंड अप यानी कंपनी क्या होने लगे, बंद होने लगे। ठीक है, तो गारंटी के लिमिटेड फॉर गारंटी का मतलब क्या है, समझ में आ गया। मेमोरेंडम में जितना पहले वो एग्री हुआ है देने के लिए, उतना ही तक के लिए होगा, और वो भी कब, जब कंपनी बंद होने लगेगी। अब देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में कंपनी क्या बोलता है, कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर मीन्स द कंपनी हैव द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द अमाउंट इफ द अनपेड। देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है सेक्शन 222 में, जितना अनपेड है उतने देने के लिए वो लाइबल है। जैसे मान लो 10 का शेयर है, कंपनी 8 रुपये ले चुका है, 2 रुपया कंपनी का क्या है, अनपेड है, तो 2 रुपया तक कंपनी कभी भी मांग सकती है और उतना वो देने के लिए लाइबल होगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, लिमिटेड लाइबिलिटी में दो चीज की लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्या क्या चीज का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है बाबू, एक सेकेंड, लिमिटेड लाइबिलिटी में यहाँ देख लीजिए थोड़ा। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लाइबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, क्या क्या चीज में लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट जितना किए हैं, मतलब अनपेड अमाउंट तक, मतलब 100 का शेयर है, 70 मिल चुका है कंपनी को, तो अगर वो चाहे तो 30 रुपया और मांग सकता है, उससे ज्यादा का लाइबिलिटी वो नहीं है। और गारंटी का मतलब जो मेमोरेंडम में जो पहले से तय हुआ है कि कंपनी बंद होने लगेगा तो हम इतना रुपया देंगे, वो गारंटी तक ही वो लिमिटेड है। ओके, अगर दोनों है तो दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिमिटेड कंपनी भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन, पब्लिक और प्राइवेट। तो हम लोग पब्लिक और प्राइवेट के बारे में भी जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। देखिए बच्चों, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पहले हम लोग देख रहे हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया। कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, 1 लाख है ना, और 1 लाख होना चाहिए, और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन ये जो मिनिमम 1 लाख का जो नियम था, वो नियम 2015 से ही हट चुका है। देखिए ऐसे कंपनी एक्ट 2013 में आया था, लेकिन बीच बीच में कई बार इसमें क्या हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो जो 2015 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें ये 1 लाख रुपया मिनिमम कैपिटल रखना है, ये कंडीशंस को हटा दिया। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जिसका मिनिमम शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख, लेकिन ये 2015 से ये लाइन हट गया, यानी अब मिनिमम 1 लाख, 1 रुपया भी रहे ना रहे, मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एज में बी प्रिस्क्राइब एंड विच हैज बीन आर्टिकल। ठीक है, हटाइए उस पॉइंट को। रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ टू द ट्रांसफर। देखिए अब ये प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि आप ओनरशिप किसी दूसरे को, बाहरी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए ओनरशिप को किसी एक्सटर्नल के हाथों आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए एक लिमिटेड कंपनी में 3 मेंबर हैं, 3 मालिक है। ठीक है,
ठीक है, और ये कोई चौथा आदमी को चाह रहा है उसमें से कि हम ट्रांसफर कर दें अपना ओनरशिप को, तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। राइट्स को किसी एक्सटर्नल, आपस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात है लिमिटेड कंपनी क्या होता है। हाँ, पहले तो था कंडीशन कि मिनिमम 2 लाख रुपया होना चाहिए था, 1 लाख होना चाहिए था, लेकिन अब ये कंडीशन हट गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि आप ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिटेड नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200। देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मिनिमम इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 200, ठीक है। इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। इस तरह की कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम कितना होंगे, 200 मेंबर होंगे। लेकिन एक बात देखिए और ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइड दैट द वेयर 2 or more person hold one or more share each company jointly, they shall be purpose of the clause treated as a single member। ये क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए, फिर से एक बार क्लियर करें, यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। लेकिन ये 200 की गिनती में मान लीजिए कि एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास 20 शेयर है, तो क्या ये 20 मेंबर माना जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक से ज्यादा शेयर एक ही आदमी होल्ड करता है ना, तो उसको एक मेंबर माना जाता है। प्रोवाइड दैट वेयर द 2 और मोर पर्सन शुड बी 1 और मोर शेयर इन द कंप्लीट ज्वाइंट, ठीक है। मतलब ज्वाइंटली अगर रख रहे हैं 2 या 3 शेयर एक ही आदमी, ठीक है, तो आप उसको एक मेंबर काउंट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और कंपनी के लास्ट नाम के लास्ट में क्या लगता है, प्राइवेट लिमिटेड लगता है, ठीक है। अच्छा, कंपनी में डायरेक्टर कितने होने चाहिए, तो इस कंपनी में 2 डायरेक्टर भी होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 मेंबर, ठीक है, मिनिमम टू डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर। और ये 200 की गिनती करते समय एक मेंबर अगर किसी एक आदमी के पास एक से ज़्यादा शेयर है तो भी वो एक ही मेंबर काउंट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या है, प्राइवेट कंपनी जो, अच्छा ये प्राइवेट कंपनी बताया था ना। अच्छा, कुछ और बातें प्राइवेट कंपनी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी माना पर्सन हु आर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड फर्दर दैट, और क्या प्रोविजन है, person who are the employment in the company and person having been the formally in the employment of the company where member of the company while that employment have been continued to be the member after the employment का इतना shall not be included in the number। अच्छा, जो 200 मैक्सिमम का आप काउंटिंग कर रहे हैं उसमें कोई फॉर्मर एम्प्लॉय है ना, पुराना कोई एम्प्लॉय या जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, वो आपको इंक्लूड नहीं होगा, ठीक, क्लियर है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ शेयर दे देता है, तो क्या वो मेंबर में काउंट होंगे, तो नहीं काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, समझ गए। प्रोहिबिटेड एनी इन्वेस्टिगेशन टू द पब्लिक सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है, और कोई भी पब्लिक, बाहरी पब्लिक इन कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, फिर से एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के क्या फीचर है बाबू, पहले तो भाई पहले तो ये था कि मिनिमम 1 लाख रुपया मिनिमम शेयर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन 2015 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद बोला कि नहीं। अच्छा, मेंबर कितने होने चाहिए, मिनिमम सर 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3, ठीक है। तो मिनिमम जो मैक्सिमम जो 200 होगा उसका काउंटिंग में एक मेंबर के, अगर एक आदमी के पास एक से ज्यादा शेयर है तो भी वो एक आदमी काउंट होगा, समझ में आ रहा बात को, ये बोला गया। अच्छा, कोई एम्प्लॉइज के पास शेयर है, चाहे फॉर्मर एम्प्लॉय है चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉय है, उनको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, समझ गए। और तीसरी बात है कि आप कंपनी बाहर पब्लिक को ये शेयर नहीं बेच सकती, ओके। चलिए, तो हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आया पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड मतलब पब्लिक के लिए ओपन, ठीक है, जैसे रिलायंस लिमिटेड, ये सब क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में जो है पब्लिक कंपनी डिफाइंड है। पब्लिक कंपनी मीन्स द कंपनी है ना विच ए इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। देखिए, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, पहली बात है, जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती है। और मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड था,
सर मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड था 5 लाख, ये भी 2015 से हट गया ये, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम मेंबर्स का कोई लिमिटेड नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। और डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी कौन है, पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो, है ना। और मिनिमम शेयर कैपिटल का पहले 5 लाख क्राइटेरिया था, लेकिन 2015 से ये हट चुका। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना, 7, और मैक्सिमम पर नो लिमिट, और डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3। ओके, तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, हम लोगों ने बेस निकाला था कि सर बेस के आधार पर, तो अगर आपका पहला बेस में 3 तरह का हम बाइफरकेशन किए थे, और लाइबिलिटी में 2 तरह का हम बाइफरकेशन किए, कौन कौन सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में भी 2 हुआ, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, जिसका हम आपको समझा दिए। अब हमारा आ रहा है कंट्रोल के बेस पे, ठीक है। कंट्रोल के बेस पे कितने तरह की कंपनी होती है, आइए उसका हम लोग आगे जिक्र करते हैं। कंट्रोल के बेस पे 4 तरह की कंपनी होंगी, ठीक है। एक गवर्नमेंट कंपनी, नॉर्मल समझिए, जिस पर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट्स कंपनी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक एक करके। गवर्नमेंट कंपनी हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है पहला, ये कंट्रोल के बेस पे 4 तरह का। द गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ, इंडियन कंपनी एक्ट में हुआ है, और जिसमें इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसी कोई कंपनी जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और इसका 51% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सीजी के पास है, उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, ठीक है। कौन हो गया गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, जिसमें 51% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा तो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है, ठीक है। समझ में बात को, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो और 51% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास है, कंपनी गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ओके, अच्छी बात है। होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब ऐसी कोई भी कंपनी जो दूसरी कंपनी के 51% या उससे अधिक शेयर खरीद लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। देखिए क्या बोल रहा है, ये कहाँ डिफाइंड है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में डिवाइड है। होल्डिंग कंपनी, ये कुछ नहीं है, इसको काट दीजिएगा, इज द रिलेशन ऑफ द वन और मोर देन द कंपनी, मीन्स द कंपनी विच हैव द सच कंपनीज आर द सब्सिडरी कंपनी। उतना मत समझिए, सिंपल है कि कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर खरीद लिया तो होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। जैसे रिलायंस लिमिटेड ने, ठीक है, देखिए वोडाफोन लिमिटेड के 70% शेयर को खरीद लिया, कितना शेयर खरीद लिया, 70% शेयर को खरीद लिया, ठीक है। 51% ज्यादा खरीदा तो ये रिलायंस लिमिटेड कहलाएगा होल्डिंग कंपनी। अच्छा, किस कंपनी के शेयर खरीदा, वोडाफोन का, ठीक है, तो वोडाफोन सब्सिडियरी कहलाएगा, जिसके शेयर को खरीदता है होल्डिंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सिडियरी, ठीक है। तो कंट्रोल के बेस पे नेक्स्ट कंपनी है, देखिए हमारा कौन सा है, सब्सिडियरी कंपनी। उतना आप लोग को नहीं जाना है, देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 87, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी रिलेशन टू द अदर कंपनी दैट से द होल्डिंग कंपनी मीन्स इतना, उतना मत पढ़िए। कंट्रोल ऑफ, देखिए क्या क्या बोला है, कब जब कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाता है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी एक ही बात है, रिलेशन टू द अदर कंपनी दैट इज सेड टू द होल्डिंग कंपनी, उस होल्डिंग कंपनी के साथ, ऐसी कंपनी जिसका होल्डिंग कंपनी के साथ कैसा संबंध हो, कैसा संबंध हो, मीन द कंपनी विच द होल्डिंग कंपनी, पहला कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए ऐसी कोई भी कंपनी जिस पर होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल हो, किसके पर कंट्रोल हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, ठीक है। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर किसका कंट्रोल हो, होल्डिंग कंपनी का। एग्जिस्टेंट द कंट्रोल हाफ ऑफ द टोटल शेयर, या आधा से ज्यादा यानी 51% शेयर भी हो दूसरे कंपनी के पास, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। सिंपल सा बात समझिए बाबू। अभी हमने रिलायंस का उदाहरण लिया था, एक वोडाफोन का लिया था। तो वोडाफोन का मान लीजिए 51% शेयर खरीद लिया, किसने, 51 या 70% शेयर खरीद लिया, किसने, रिलायंस लिमिटेड ने। तो रिलायंस लिमिटेड तो होल्डिंग कहलाया, तो वोडाफोन क्या कहलाएगा, सब्सिडरी। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो ये होगा उस पर भी इनका कंट्रोल रहेगा। तो वही तो बोल रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी का साफ मतलब है ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल होल्डिंग कंपनी का हो, और साथ में
होल्डिंग कंपनी इसके 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता हो, तो जिस कंपनी के साथ ऐसा होगा उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी। ठीक है। एसोसिएट्स कंपनी, इसको ज़्यादा डिफाइन इसको भी करने की जरूरत नहीं है। जब एक कंपनी, ध्यान दो, सुन लो, दूसरी कंपनी के, जैसे अभी बोला मैंने ना, रिलायंस लिमिटेड वोडाफोन का 51 से ज़्यादा परसेंट शेयर खरीदा तो क्या कहलाया? तब सर कहलाया कि वो होल्डिंग कंपनी है। और अगर मान लीजिए 20 से लेके 51% के बीच खरीदा, 20% से ज़्यादा, 20 से लेके 50% तक, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? तब वो एसोसिएट्स कंपनी कहलाएगा। मान लीजिए 25% शेयर खरीदा रिलायंस कंपनी ने, वोडाफोन कंपनी के 25% शेयर खरीद लिया, तो क्या कहलाएगा? एसोसिएट्स कंपनी। देखिए क्या बोल रहा है, associates company is relation to the another company, means the company in which the other company has significant influence, the which has not the सब, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। सब्सिडरी कब होगा? 51 से ज़्यादा में होगा। तो कोई कंपनी, दूसरी कंपनी पर आपका इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है ना, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं है आपकी। सब्सिडरी तब होगा जब 51 से ज़्यादा होगा। तो 51 से कम है लेकिन आपका कंट्रोल है। शॉर्ट में समझिए, 20% से लेके 51% के बीच अगर आपके पास कंट्रोल होगा तो उसको शेयर के मालिक आप होंगे, तो क्या कहलाएगा? एसोसिएट्स कंपनी। और अगर हम बात करें लास्ट अदर काइंड ऑफ कंपनी की, तो इनके अलावा अदर्स और कितने तरह के कंपनी हो सकते हैं? जैसे 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। पहला देखिए 1 पर्सन कंपनी। देखिए ये जो है, कंपनी एक्ट 2013 में पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया गया, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कोई सिंगल पर्सन हो, मेंबर हो, मतलब वही देखिएगा। तो क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में ये डिफाइंड है, 1 पर्सन कंपनी मीन्स द कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ऐसी कंपनी जिसके एक ही मेंबर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 पर्सन कंपनी बोलेंगे। चलिए, स्मॉल कंपनी के बारे में क्या बोलता है, ये कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 में। स्मॉल कंपनी मीन्स कंपनी, ठीक है, विच इज नॉट द पब्लिक कंपनी। देखिए कई बातें हैं, ध्यान सुनिएगा, इसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ ले, अंडरलाइन कर ले, पहले समझिए। ऐसी कंपनी जो कि क्या नहीं होना चाहिए? एक पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ देखिए नीचे भी बोला है, यहाँ भी प्रोवाइड दैट नथिंग ऑफ दिस सेट बी अप्लाई टू द होल्डिंग कंपनी, भी वो नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी जो क्या क्या ना हो, पहले याद कीजिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। सर वो पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, ऐसी कंपनी जो कि क्या ना हो? पब्लिक कंपनी ना हो, जो होल्डिंग कंपनी ना हो, ठीक है, और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है सर, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड का मतलब होता है चैरिटेबल, ठीक है, चैरिटेबल कंपनी। ठीक है, और कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट ना हो। ठीक है, ये 4 चीज़ पहले तो नहीं होना चाहिए। और फिर तब क्या होना चाहिए? इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। अच्छा, अलावा में भी कुछ कंडीशन है बच्चों, इसके अलावा कुछ होना चाहिए, तो उसमें क्या कंडीशन डाला है सो सुनिएगा। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला है पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। और वहीं पर ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो ये लिमिट को बढ़ा के कभी भी 5 करोड़ कर सकती है। एक्ट में क्या लिखा हुआ है? अभी तो फिलहाल रूल यही है कि कंपनी का शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पर ये लिखा है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये लिमिट को बढ़ा के वो 5 करोड़ कर सकती है। ठीक है, या और कर रहे हैं, और दूसरा, ठीक है, या उसका पिछले साल का टर्नओवर है ना, एज पर पीएल अकाउंट 2 करोड़ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। फिर वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि ये लिमिट भी वो चाहे तो देखिए 2 करोड़ ना, इसको भी गवर्नमेंट कभी भी बढ़ा के 20 करोड़ तक कर सकती है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? तो सिंपल सा है। देखिए डेफिनेशन फिर से एक बार समझा दें। एक स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? सर स्मॉल कंपनी कौन नहीं हो सकती, पहले ये बात समझिए। कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहा जा सकती? सर पहली बात कि एक पब्लिक कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। सुनिए, एक पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। होल्डिंग कंपनी को नहीं होना चाहिए वो।
है ना, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पहले ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो सकता है। अच्छा, तो कोई भी हो सकता है, तो उसमें और क्या कंडीशन है सर? तो जब इसके अलावा कोई भी होगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें भी कंडीशंस है कि उनका पेड अप शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 50 लाख या 50 लाख से कम होना चाहिए। ये लिमिट सरकार चाहे तो 5 करोड़ तक बढ़ा सकती है, ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है। या दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है कि उनका पिछले साल का टर्नओवर उनके पीएल के अनुसार, पिछले साल का टर्नओवर उनके पीएल के अनुसार कितना होना चाहिए? ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर जो है 2 करोड़ से कम या 2 करोड़ के बराबर होना चाहिए। ये लिमिट भी सरकार चाहे तो 20 करोड़ तक बढ़ा सकती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्मॉल कंपनी। क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी का अर्थ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कि जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग फॉरेन कंपनी। एक सेकेंड, फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनी और द कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक, क्लियर है? अच्छा, हैज द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हाउएवर इटसेल्फ यूज द एजेंट फिजिकली, इतना ठीक है। देखिए, और कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड द अदर मैनर। देखिए क्या बोल रहा है, फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ विच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेन कंपनी जो कि कहाँ, जिसका बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ है, जहाँ स्थापित कहाँ हुआ है? भारत के बाहर। ठीक है, और क्या शर्त बोल रहा है? हैज द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, है ना, लेकिन वो बिजनेस इंडिया में भी कर रहा है, हो सकता है बाहर में भी कर रहा है, इटसेल्फ और थ्रू द एजेंट, या खुद आके या एजेंट के द्वारा, या फिजिकली या थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट ये सब हुआ ऑनलाइन। ठीक है, या कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया बाय द अदर मैनर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। देखिए, फॉरेन कंपनी क्या है सर? फॉरेन कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेटेड है कहाँ? भारत से बाहर, और बिजनेस कहाँ कर रही है? इंडिया में। खुद आके कर रही है, या एजेंट के माध्यम से करवा रही है, या फिजिकली खुद या प्रेजेंट होकर एजेंट के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से जैसे ऑनलाइन ये सब करवा रही है, ठीक है, या कोई अदर मैनर से कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ओके सर, चलिए अब हमारे सामने लास्ट टाइप ऑफ कंपनी है, वो कौन सा है? सेक्शन 8 कंपनी। ज़्यादा नहीं जानना है, सेक्शन 8 कंपनी मतलब जिसका ऑब्जेक्ट जो है चैरिटेबल पर्पस के लिए जो कंपनी बना है, उसको हम लोग सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात है। पहले भी हुआ करता था, पुराने एक्ट में सेक्शन 25 था, अभी सेक्शन 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू, बाय।